हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम सी प्रमोद त्रिपाठी और इस लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले इंड एस 10, दैट इज इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, राइट। तो फिर हमने इसका डिटेल लेक्चर्स जो है ना, डिटेल लेक्चर्स हमारा यूट्यूब में, दैट इज यूट्यूब में डिटेल लेक्चर्स, दैट इज 3 लेक्चर्स है। तो फिर वो 3 लेक्चर्स मैंने अपलोड किया है, जाके देख सकते हो। डिटेल ने कॉन्सेप्ट भी कवर किया है, अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चंस भी कवर किया है। और इस लेक्चर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या कवर करेंगे सर? सबसे पहले तो इंड एस 10 का रिवीजन कर लेंगे, कंसेप्ट का, राइट। क्या क्या करेंगे? कंसेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लग रहे हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे डिसाइड होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा है, एलडीआर करके, वो क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लेंगे। सेकंड, और क्या करने वाले सर? और एक करने वाले सर, आरटीपी के जो क्वेश्चंस है ना, आरटीपी नवंबर 24 और मई 24 का, ये दो क्वेश्चन है। मई 24 का तो मोस्टली जो कंसेप्ट है वो 109 की बेस में है। और आरटीपी नवंबर 24 में है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, विच इंक्लूड्स इम्पेयरमेंट एज वेल। तो फिर यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट और इम्पेयरमेंट। तो फिर वो भी क्वेश्चन आज इस लेक्चर में देख लेते हैं। और इस लेक्चर में लास्ट तक देखते रहना, सारे क्वेश्चंस करेंगे और कंसेप्ट भी सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ में मैं समझा दूं कि मैं क्या कर रहा हूँ। सर, आई एम प्रोवाइडिंग दी फ्री लेक्चर्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्लासेस अलॉन्ग विद द नोट्स। नोट्स यानी क्या? हैंड रिटन नोट्स। उसके बाद साथ साथ में तुम्हें क्या मिल जाएगा? क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, जो मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे कवर करते हैं। अलॉन्ग विद दैट आरटीपी, एमटीपी और पास्ट पेपर के जो क्वेश्चन है वो भी कवर होंगे उसमें। देन उसके बाद एमसीक्यू के कंपाइलेशन भी मिल जाएगा तुम्हें। एमसीक्यू कंपाइलेशन जो बीएस नॉलेज पोर्टल में जो भी एमसीक्यू है वो भी मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में एक नया चालू किया है कि एमसीक्यू का पेपर भी मिल रहा है। वो क्वेश्चंस भी मेरे एमसीक्यू के जो कंपाइलेशन का बुक जो है ना उसमें इंक्लूड कर लूंगा। तो फिर ये सारी चीजें कहाँ पे मिलेंगे? ये सारी चीजें टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा क्या सर? टेलीग्राम का लिंक, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। दैट इज प्री हैंड रिटन नोट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू का कंपाइलेशन, ये सारे मिल जाएंगे। और उसके बाद साथ साथ में फ्री का लेक्चर्स तो मिल ही रहा है, राइट। फ्री का लेक्चर्स मिल रहा है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि व्हेन विल दिस क्लासेस विल बी कंप्लीटेड, मतलब कब कंप्लीट होगा? तो मोस्ट प्रोबेबली आई एम प्लानिंग टू कंप्लीट दिस क्लासेस बाय फेब एंड तक खत्म हो जाना चाहिए, या फिर मिड, थोड़ा एक्सटेंड हो गया तो मिड ऑफ मार्च हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मे बी मार्च तक खत्म हो जाएगा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड ये सारा चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलो शुरू करते हैं इंडिया स्टैंड का रिवीजन। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया स्टैंड का मतलब इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड मतलब क्या है सर? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं सर, ये देख लो। ये यहाँ पे 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर, एंड ये खत्म करते हैं 31 मार्च 2024, समझ लो, राइट। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है मेरा फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च 2024 को कंप्लीट होता है सर। देन उसके बाद इसका अप्रूवल जो है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, वो अप्रूवल होगा एक टेंटेटिव डेट ले लेते हैं, दैट इज 31 मई 2024, राइट। 31 मई 2024 को यहाँ पे अप्रूवल होगा। क्या होगा सर? यहाँ पे अप्रूवल होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ये होगा अप्रूवल। ये अप्रूवल होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। जब अप्रूवल होगा सर, यहाँ पे ये जो पीरियड है, दैट इज आफ्टर 31 मार्च 2024 एंड बिफोर 31 मार्च 2024, ये जो पीरियड है ना इसको बोलते हैं आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इन डेज जो है ना, इन डेज इसी पीरियड को कवर करता है। इन डेज 10 कवर्स दिस पीरियड। कवर्स इन द सेंस क्या है सर? यहाँ पे ऐसे कुछ एक्टिविटीज हो गए, एक्टिविटीज इन द सेंस इवेंट्स हो गए, या कोई ट्रांजेक्शन हो गए, जहाँ पे एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च हम चेक करेंगे कि सर इसका कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था, यानी कुछ एविडेंस था, कुछ मटेरियल एविडेंस था क्या कि ये इवेंट कंसिडर करें इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। हम चेक करेंगे इफ देर इज अ कंडीशन एग्जिस्टेड एज ऑन 31 मार्च, तो फिर वो हम क्या करते हैं, एडजस्टिंग इवेंट में क्लासिफाई करेंगे। और दूसरा होगा सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट यानी प्योरली द ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस आफ्टर द 31 मार्च 2024, ठीक है। ट्रांजेक्शन जो है ना आफ्टर 31 मार्च 2024 हो रहा है, तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग देखेंगे। बट ये समझ गया कि सर यहाँ पे मेरा पीरियड जो कवर होगा 31 मार्च के बाद और 31 मई 2024 के पहले होगा। अब ये जो है ना,
ये इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये मैंने टेंटेटिव डेट लिया है। तुम्हारा जो अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा उसके पहले जो भी डेट होगा वो मेरा कंसिडर होगा। यानी अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब होगा, 31 मार्च से अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पीरियड मेरा आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कंसिडर होगा। ओके सर, अब ये जो इवेंट्स है ना, दो में क्लासिफाई होते हैं नॉर्मली। एक होगा एडजस्टिंग इवेंट, एक दूसरा होगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। राइट, एक होगा एडजस्टिंग इवेंट। अब एडजस्टिंग इवेंट यानी क्या है सर, व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टिंग इवेंट? एडजस्टिंग इवेंट यानी ऐसा इवेंट, ऐसा इवेंट या ऐसा ट्रांजेक्शन जो मेरा उसकी कंडीशंस या उसका एविडेंस पता था एज ऑन 31 मार्च 2024, कंडीशन एग्जिस्टेड एज ऑन 31 मार्च 2024। इसका एग्जांपल देता हूँ ना मैं, इसका एग्जांपल देता हूँ सर। इसका एग्जांपल मैं बोलूँ, देखो फायर वाला सेम एग्जांपल मैंने रेगुलर क्लास में भी लिया है। ये फायर इन कस्टमर्स वेयर हाउस, राइट, कस्टमर के वेयर हाउस में फायर होगा। क्या हुआ सर, नहीं समझा? ये देखो ये टाइमलाइन है, ये मेरा 31 मार्च है, और यहाँ पे ये 31 में है, 31 में, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ सर, बिफोर 31 मार्च, बिफोर 31 मार्च सिंपली बता रहा हूँ कि बिफोर 31 मार्च मेरा कस्टमर के बिजनेस में फायर हुआ। यानी मैंने किसी को सेल किया था, और उस सेल के बाद वो कस्टमर जो है ना क्रेडिट सेल किया था, और कस्टमर से मुझे रिसीवेबल था। जब रिसीवेबल था यहाँ पे सर, यहाँ पे मेरा रिसीवेबल्स के बुक्स में दिख रहा है ना, बुक्स में मेरा रिसीवेबल दिख रहा है, राइट। अब 31 मार्च को क्या हुआ है, 31 मार्च को फायर हुआ है, अंगार आया है यहाँ पे। 31 मार्च को क्या हुआ, फायर हुआ कस्टमर के बिजनेस में। जब 31 मार्च को फायर हुआ तो मुझे पता चला कि कस्टमर का जो वेयर हाउस है वो पूरा पूरा क्या हुआ, डैमेज हो गया। कस्टमर का वेयर हाउस पूरा का पूरा डैमेज हो गया सर। जब कस्टमर का वेयर हाउस पूरा का पूरा डैमेज हो गया तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मुझे पता चल गया कि मेरा जो रिसीवेबल है वो पूरा का पूरा मिलने वाला नहीं है, राइट, पूरा का पूरा मिलने वाला नहीं है। और 31 मार्च को कस्टमर जो है ना वो बैंकरप्ट नहीं हुआ है, बैंकरप्ट नहीं हुआ है सब, उसका डैमेज हुआ है। अब उसका जो फ्यूचर फाइनेंशियल एक्टिविटी अभी तक पता नहीं, बट मुझे इतना पता है कि फायर एग्जिस्ट कर रहा था, और उसका पूरा डैमेज जो वेयर हाउस है उसका पूरा का पूरा डैमेज हो गया। अब यहाँ पे इवेंट यहाँ पे हुआ और मैंने प्रोविजन बना के रखा सर। यहाँ पे इवेंट हुआ, इवेंट के बाद मैंने यहाँ पे प्रोविजन बना के रखा। जब प्रोविजन बना के रखा उसके बाद, यहाँ पे बीच में कही तो, यहाँ पे बीच में कही तो कब, 15 अप्रैल समझ लो, राइट, 15 अप्रैल समझ लो। यहाँ पे जो है ना कस्टमर बैंकरप्ट हो गया। क्या हुआ, कस्टमर बैंकरप्ट हो गया। अब जब कस्टमर बैंकरप्ट हो गया तो बताओ क्या ये इवेंट मुझे पता था, whether the condition existed as on 31 मार्च, राइट, एग्जिस्ट कर रहा था सर। क्यों सर, क्योंकि 31 मार्च को मुझे पता था कि उसके बिजनेस में जो है ना फायर हुआ है, और फायर लगने के बाद उसका गुड्स डैमेज हो गया, उसके रिलेटेड मैंने प्रोविजन भी बना के रखा है ना, प्रोविजन भी बना के रखा। तो फिर ये जो इवेंट होगा, ये जो है ना, दिस वुड बी एन एडजस्टिंग इवेंट, दिस इवेंट वुड बी एन एग्जिस्टिंग इवेंट, सॉरी एडजस्टिंग इवेंट। यानी क्या सर, यहाँ पे जो भी लॉस आएगा उसको क्या करूंगा मैं, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी क्या, 31 मार्च 2024 में मैंने एडजस्ट कर देना है, राइट। इसको बोलते हैं हम एडजस्टिंग इवेंट। यानी क्या, द इवेंट वॉज इन आर नॉलेज, अपने को पता था कि ऐसा हुआ है, बट उसका एक्चुअल रिजल्ट जो है ना 31 मार्च के पहले हुआ, बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है सर, देन कम्स द नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट यानी क्या सर, प्योरली ट्रांजेक्शन कब हुआ, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड मेरा ट्रांजेक्शन हुआ। सेम एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे फायर वाला, राइट, फायर वाला एग्जांपल सेम लेता हूँ। यहाँ पे फायर जो है ना, फायर ऐसा नहीं हुआ, फायर 31 मार्च को नहीं हुआ, फायर हुआ ऑन, फायर हुआ ऑन 3 अप्रैल। ये डेट जो है ना हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे जो भी डेट मानो कर रहा है वो डेट ले रहा हूँ। अब 3 अप्रैल को क्या हुआ, फायर हुआ। 3 अप्रैल को, दिस इज आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, राइट, दिस इज आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है क्या? नहीं, कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था क्या एज ऑन 31 मार्च, मेरा तो सही सही चल रहा था ना, एज ऑन 31 मार्च यहाँ पे सारा का सारा जो है ना मेरा सही चल रहा था, यहाँ पे कुछ भी इवेंट नहीं था, कोई भी फायर नहीं था। फायर हुआ 3 अप्रैल को, ठीक है, और उसका जो है ना, और मुझे पता चला आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड ही पता चला ना मुझे, पता चला आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, एज ऑन 31 मार्च देयर वाज नो कंडीशन एग्जिस्टेड, और यहाँ पे कोई भी ऐसा ऐसा इवेंट्स या ऐसा ट्रांजेक्शन मेरे नॉलेज में नहीं था सर। तो फिर इसको लिए जो भी यहाँ पे इवेंट हुआ है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है, दिस वुड बी नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। अब यहाँ पे जब भी नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट होगा,
इफ इट इज मटेरियल, क्या होगा सर? इफ इट इज मटेरियल, अगर ये मटेरियल है तो फिर इस केस में क्या करते हैं सर, हम यहाँ पे डिस्क्लोजर दे लेंगे, डिस्क्लोजर देंगे। अब डिस्क्लोजर क्या 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 है? एक नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन का, नेचर ऑफ इवेंट का होगा, और सेकंड सर दी एस्टिमेटेड अमाउंट का। ठीक है, कितना एस्टिमेटेड अमाउंट है इन्वॉल्व है। अगर एस्टिमेटेड अमाउंट हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी इफ वी आर नॉट एबल टू एस्टिमेट द अमाउंट, देन एक प्योरली स्टेटमेंट दे देंगे कि वी कांट एस्टिमेट द अमाउंट इन दिस केस करके। ठीक है, ये वाला पार्ट था सर इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। राइट, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आ जाओ, यहाँ पे देख लो, एडजस्टिंग इवेंट्स एज पर इंडेस 10, एडजस्टिंग इवेंट एज पर इंडेस 10। इसका इंडेस 10 ने मुझे कुछ इवेंट्स दिया है, इवेंट्स इन या कुछ ट्रांजेक्शन्स दिया है, 6 या 7 ट्रांजेक्शन दिया है, विच इज एन एडजस्टिंग, कंपलसरी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो इवेंट्स हम देख रहे हैं। अब सबसे पहला इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के केस में क्या हो रहा है सर? इन्वेंट्री के केस में हम क्या करते हैं? वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बराबर ना? हम इन्वेंट्री का क्या वैल्यूएशन करते हैं? हमने इंडेस 2 में पढ़ के आया है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन रूल इज कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च हम क्या कर रहे हैं? एज ऑन 31 मार्च हमने कॉस्ट में दिखा दिया। राइट, एज ऑन 31 मार्च हमने कॉस्ट में दिखा दिया। बट यहाँ पे क्या हुआ सर? यहाँ पे जो है ना एनआरवी, मार्केट में जो एनआरवी है, मार्केट डिटरमाइंड, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से में मार्केट में जो एनआरवी डिटरमाइन हो रहा है, वो एनआरवी हो रहा है सर 350 में। या फिर जो एनआरवी इज एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, यानी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इतना रियलाइज होगा, लेकिन वो हुआ इतना। अब यहाँ पे सर हमने तो दिखाया कॉस्ट में, दैट वाज 400, और यहाँ पे सेल करे 350 में। तो फिर यहाँ पे जो मेरा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना? मेरा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, प्राइस ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन फॉलन। तो फिर ये फॉलन जो प्राइस है उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यानी सर इंडेस 10 बोल रहा है कि ये जो अगर होगा तो ये होगा एडजस्टिंग इवेंट। इंडेस 10 के हिसाब से ये एडजस्टिंग इवेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो इन्वेंट्री है वो एग्जिस्ट कर रहा था एज ऑन 31 मार्च, और हम तो वैल्यू ही करते हैं ना, कॉस्ट और एनआरवी। तो यहाँ पे इंडेस 10 बोलता है कि यहाँ पे इवेंट एग्जिस्ट कर रहा था, कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था, और वो कंडीशन के बेसिस में तुम्हें ये जो है ना ट्रांजेक्शन एडजस्ट करना पड़ेगा। राइट, समझा? देखो, एडजस्टिंग इवेंट एंड इन्वेंट्री विल बी रिपोर्टेड बेस्ड ऑन सब्सिक्वेंट एनआरवी। ठीक है, देन कम सर सेकेंड वाला, क्या? फ्रॉड। फ्रॉड डिस्कवरी आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। क्या हो रहा है सर? लेट्स अंडरस्टैंड। एज ऑन 31 मार्च, देखो ये स्टार्ट ऑफ द ईयर है, ये है मेरा 1 अप्रैल 2024 समझ लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है सर? ये मेरा मेरा नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर है। अब फाइनेंशियल ईयर के केस में ये मेरा रिपोर्टिंग पीरियड का एंड है, 31 मार्च 2025 में मेरा एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड होगा। बीच में कुछ तो फ्रॉड हो गया सर, कुछ तो फ्रॉड एम्प्लॉयज ने कुछ तो फ्रॉड कर दिया। राइट, बट वो जो फ्रॉड है ना, ये जो फ्रॉड है, मुझे कब पता चला सर? 15 अप्रैल को। कब पता चला? 15 अप्रैल को। अब जब 15 अप्रैल को मुझे ये चीज पता चल गया, तो फिर यहाँ पे मुझे ये भी पता चल गया कि 31 मार्च 25 में ये जो इवेंट की वजह से मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। बराबर ना? मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो गए। क्यों सर? इसमें फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहा है। जब फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहा है, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो गए, तो फिर यहाँ पे इनकरेक्ट पिक्चर जाएगा। राइट, इनकरेक्ट पिक्चर जाएगा किसको सर? मेरे यूजर्स को, यूजर ऑफ माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो उसके लिए इंडेस्टन क्या बोल रहा है कि ये जो फ्रॉड डिस्कवर किया है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, बट एज ऑन 31 मार्च 2025 कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि फ्रॉड जो है ना वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हुआ है। बस हमें पता कब चला? आफ्टर द फाइनेंशियल, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। पता मुझे आफ्टर द रिपोर्टिंग, पता आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड पता चला, बट फ्रॉड जो है वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हुआ है, और मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो इनकरेक्ट है या मिसस्टेटेड है। तो फिर उस केस में ये जो इवेंट है वो क्या है? एडजस्टिंग इवेंट है। देखो, इन केस फ्रॉड डिस्कवर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो है ना एडजस्टिंग इवेंट है एज पर इंडिया स्टैंड। राइट, समझा ये चीज? बोलो। यस सर। देखो आगे है थर्ड वाला, फायर इन द कस्टमर्स बिजनेस और वेयर हाउस। ये तो हमने अभी अभी एग्जांपल देखा, अभी अभी ताजा ताजा। देख लो, यहाँ पे केस स्टडी लिया था ऑन 1 अप्रैल 2024, 15 अप्रैल 2024, और 25 मार्च 2025, और 15 अप्रैल 2025। यहाँ पे 4 डेट्स लिया है। तो फिर 1 अप्रैल 2024 को मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है। 31 मार्च को क्या हो गया? एक मिनट, 31 मार्च हो गया यहाँ पे। एक और डेट होगा 31 मार्च। ठीक है, 2025 को मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, एंड दिस इज माई
दिस इज माई अनदर डेट। अब क्या हुआ है सर, 15 अप्रैल को मैंने क्या किया, सेल किया कस्टमर को, क्या किया, सेल किया क्रेडिट सेल, दैट इज रुपीज 1 लाख का। 25 मार्च, 25 मार्च मतलब ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट सेल किया, यानी क्या, मेरी बुक्स में रिसीवेबल आ गया सर। अब यहाँ पे कस्टमर 25 मार्च 2025 को कस्टमर के बिजनेस में फायर लग गया सर, फायर हुआ। अब फायर हुआ तो फिर मेरे बिजनेस की नॉलेज में आ गया, मुझे नॉलेज में आ गया, और यार इसकी इस बिजनेस में वायर हुआ है तो फिर मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो मैंने प्रोविजन बना के रखा है 20,000 का। जब प्रोविजन बना के रखा 20,000 का, और 31 मार्च 2025 में मेरा बुक्स क्लोज हो गया, राइट, बुक्स क्लोज हो गया। अब क्या हुआ सर, 15 अप्रैल को, यानी क्या, सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली मुझे पता चला कि मेरा जो कस्टमर है ना, वो बैंकरप्ट हो गया। क्या हुआ है सर, बैंक करप्ट हो गया है मेरे कस्टमर। यानी क्या, वेदर द कंडीशन एग्जिस्टेड एज ऑन 31 मार्च 2025, यस सर, कैसा, क्योंकि मुझे 25 मार्च 2025 को ही पता चला कि मेरा जो कस्टमर के बिजनेस में फायर लगा है, एंड उसके रिलेटेड मैंने प्रोविजन भी बना के रखा, राइट, उसके रिलेटेड प्रोविजन भी बना के रखा। अब क्या हो रहा है, वो बैंक करप्ट बाद में हो रहा है। तो फिर ये जो इवेंट है ना सर, ये एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों सर, क्योंकि द कंडीशन एग्जिस्टेड एज ऑन 31 मार्च 2025, यानी क्या, मेरी नॉलेज में था कि ऐसा इवेंट हो रहा है, बस रिजल्ट्स बाद में आया है, तो फिर उस केस में ये एडजस्टिंग इवेंट होगा सर। यहाँ पे देख लो, एडजस्टिंग इवेंट कंसिडर करेंगे हम। चलो उसके बाद क्या आएगा सर, परचेज असेट बट इनवॉइस फॉर द सेम हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। यानी क्या सर, मैंने कोई तो अच्छा असेट परचेज किया, उसका इंस्टॉलेशन, उसका जो मेजर एक्टिविटीज होते हैं, इंस्टॉलेशन हुआ, फिर उसके बाद बाकी के जो भी एक्टिविटीज होगा, वो क्या करे सर, हमने क्या किया, वो करके रख दिया बिफोर द फाइनल रिपोर्टिंग पीरियड। बट यहाँ पे आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड इनवॉइस अब तक नहीं मिला है। इसका एग्जाम्पल ही देख लेते हैं ना। देखो, 15th X4 को, 15th March X4 को क्या किया सर, 15th March X4 को मैंने असेट परचेज किया था। 15th March X4 को मैंने असेट परचेज किया था। और यहाँ पे 31 मार्च X4 के पहले ही, 31 मार्च X4 के पहले ही यहाँ पे क्या हुआ सर, इंस्टॉलेशन हो गया, असेट का जो है ना इंस्टॉलेशन हो गया। और यहाँ पे ये रेडी है, बट इसका इनवॉइस अब तक नहीं मिला है सर। इनवॉइस जो है ना अभी तक नहीं मिला है। इनवॉइस कब मिला है, 15th April 20 X4 को मिला है, मतलब क्या, इनवॉइस मुझे आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड मिला है, बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे पेमेंट और इनवॉइसिंग कब हुआ सर, 15th April। तो कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था क्या, एज ऑन 31 मार्च X4, यस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने परचेज भी किया, और इसके बीच में मैंने इंस्टॉलेशन भी किया, और 31 मार्च को मेरा अब जो भी मशीनरी है और असेट है वो रेडी फॉर यूज है, राइट। तो फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा इन्वॉइसिंग और पेमेंट बाद में हो रहा है, बट मेरा पहले जो मशीनरी है वो पहले ही मिल गया ना। तो इवेंट कंडीशन एग्जिस्टेड एज ऑन 31 मार्च, राइट, तो फिर ये मेरा एडजस्टिंग इवेंट होगा, राइट, ये मेरा एडजस्टिंग इवेंट होगा सर। सेम सेम मेरा क्या है, सेल में भी होगा, सेल में भी वही होगा ना। मैंने सेल कर दिया यहाँ पे 15 मार्च को, 15 मार्च को मैंने सेल कर दिया। यहाँ पे 31 मार्च तक पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, बस इन्वॉइसिंग और पेमेंट, ये दो ही बचा है, क्या, इन्वॉइसिंग और पेमेंट दो ही बचा है। अब इन्वॉइसिंग और पेमेंट 15 अप्रैल को हुआ है, बराबर ना, इनवॉइसिंग और पेमेंट जो है ना वो 15th हुआ है। पेमेंट यानी क्या, पेमेंट रिसीव हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैंने सेल कर रहा है एसेट को। तो फिर यहाँ पे क्या है, ये पूरा ट्रांजेक्शन 31 मार्च के पहले हो रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ एक इनवॉइस एंड पेमेंट, इनवॉइसिंग एंड पेमेंट जो है ना वो बाद में हो रहा है। तो फिर ये जो है ना, ये भी एक एडजस्टिंग इवेंट है, देख लो, द अबव इवेंट शैल बी कंसिडर्ड एज एडजस्टिंग इवेंट सिमिलर फॉर द सेल ऑफ असेट। ये चीज समझा, कोई डाउट है, आगे बढ़ते आगे देखते हैं सर, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एज ऑन 31 मार्च X4। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया था ऑडिट एक्सपेंसेस का, कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। अब क्या हो रहा है सर, एज ऑन 31 मार्च X4 मुझे पता है, X4 या कोई भी ईयर हो, मुझे पता है कि ये जो एक्सपेंस है मुझे इनकर करना ही है। कोई तो एक एक्सपेंसेस है, वो मुझे इंकर करना है। समझो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, राइट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में बोनस जो आता है ना, बोनस बोनस जो पे करते हैं, वो वाला। अब मुझे बोनस पे करना है, ये तो मुझे पता है सर, मुझे बोनस पे करना है ड्यूरिंग ये फाइनेंशियल ईयर, बट मुझे ये पता नहीं है कि कितना पे करना है। अब बोनस कैसे डिसाइड करेंगे, बेस्ड ऑन माई प्रॉफिट, बोनस डिसाइड होगा सर बेस्ड ऑन माई प्रॉफिट। यहाँ पे तो फिर इशू क्या हो रहा है, मुझे प्रॉफिट तो कब होगा, एज ऑन 31 मार्च के बाद, सब बुक्स क्लोज होने के बाद मेरा प्रॉफिट पता होगा ना, बराबर। तो फिर यहाँ पे उसके लिए मैंने एक प्रोविजन बना के रखा, बोनस के लिए कोई क्या किया सर, बोनस के लिए मैंने प्रोविजन बना के रखा। अब प्रोविजन बना के रखा 50,000, राइट। मुझे पता नहीं कि कितना इनकर होने वाला है, इनकर कब होगा, एज ऑन 31 मार्च मेरा प्रॉफिट फाइनल होगा। उस प्रॉफिट के बेसिस में मैं क्या करूंगा, मेरे एम्प्लॉयज को बोनस दूंगा, राइट। फिर उसके बाद 15th अप्रैल को मेरा फाइनल हो गया, और 15th अप्रैल को मैंने 1 लाख पे किया सर। तो मैं मुझे पे करना था 1 लाख ही, बस डिसाइड जो है ना वो आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हुआ, और बिफोर द रिपोर्टिंग पीरियड मैंने प्रोविजन भी बना के रखा है। तो फिर ये जो इवेंट है, कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था एज ऑन 31 मार्च, तो फिर ये इवेंट क्या होगा सर, दिस विल बी एन एडजस्टिंग इवेंट, राइट। देन उसके बाद आया सर कोर्ट केसेस, कोर्ट केसेस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केसेस। क्या है ये,
इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? आ जाओ बताता हूँ। यहाँ पे कोर्ट केसेस में यहाँ पे हमें अजम्पशन लेना पड़ेगी, कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था। अजम्पशन कैसे है सर? कोई भी ट्रांजेक्शन, यहाँ पे एग्जांपल देख लो। अब यहाँ पे 15 अप्रैल को क्या हो रहा है? 15 अप्रैल जीएसटी का डिमांड आया, और हमने क्या किया सर? अपील किया कोर्ट को। ये नहीं क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, उसी ईयर में हमने क्या किया? हमने कुछ क्रेडिट लिया। अब क्रेडिट के बेसिस में जीएसटी डिपार्टमेंट में ने क्या किया सर? डिमांड भेजा, टैक्स का डिमांड। अब टैक्स का डिमांड जब भेजा है, तो मैंने क्या किया सर? तुरंत मैंने अपील किया कोर्ट को 15 मार्च को ही। तो फिर एज ऑन 31 मार्च मेरा कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है ना यहाँ पे। क्यों? बिफोर द इवेंट। अब यहाँ पे कोर्ट का जो केस, कोर्ट का जो कंक्लूजन है, कोर्ट का जो हियरिंग है, वो आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आ गया सर। आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आ गया। तो फिर यहाँ पे क्या समझ रहा है मुझे कि कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था बिफोर द पीरियड। दैट इज 15 मार्च को पूरा ट्रांजेक्शन यानी हुआ था। क्रेडिट भी लिया था, जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या किया? जीएसटी डिपार्टमेंट ने मुझे टैक्स के लिए डिमांड भी भेज दिया। ये इवेंट हो रहा है 15 अप्रैल को। बस हियरिंग जो है ना, एज ऑन 31 मार्च मेरा कोर्ट केस एग्जिस्ट कर रहा था, हियरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आ गया। बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इवेंट क्या होगा सर? एडजस्टिंग होगा। ये तो वेरी सिंपल केस है, सिंपल केस है। एक और केस आता है, केस 2। अब केस 2 में क्या हो रहा है? केस 2 में ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, राइट? ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, और यहाँ पे मैंने क्रेडिट फॉर जीएसटी लिया है, यानी क्रेडिट अवेल किया है, मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है। अब यहाँ पे 15 अप्रैल को क्या हो रहा है सर? डिमांड रिसीव फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट। अब क्या हो रहा है? 15 अप्रैल को 2025 को क्या हो रहा है? जीएसटी डिमांड, जीएसटी डिपार्टमेंट से मुझे डिमांड आ रहा है। क्या ये इवेंट एडजस्टिंग होगा? तो इंडस्टैंड सिंपली एक चीज बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी डिमांड आया कोर्ट से या जीएसटी डिपार्टमेंट से, तुमने क्या किया है? ड्यूरिंग की फाइनेंशियल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट लिया था ना? क्रेडिट तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में लिया था। तो फिर यहाँ पे क्रेडिट जब लिया होगा, तो फिर उसके अगेंस्ट डिमांड भी आने का कुछ हो सकता है ना। देयर वुड बी एन इवेंट की डिमांड आ सकता है जो क्रेडिट लिया है। तो फिर एज ऑन 31 मार्च 25, जो भी एज ऑन 31 मार्च है, यहाँ पे इवेंट एग्जिस्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि हमने क्रेडिट यहाँ पे लिया है, राइट? यहाँ पे रेडी लिया है। तो फिर ये जो इवेंट है ना, इसको भी हम एडजस्टिंग मान लेंगे। इसको भी क्या करेंगे सर? एडजस्टिंग मान लेंगे। तो दो केस है, ये इंपॉर्टेंट वाला केस है, ये देख लेना। ठीक है? इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी किया है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये वाला केस है, दिस वन, कि आफ्टर जो रिपोर्टिंग पीरियड है मेरा क्या है सर? डिमांड आया है, कोर्ट का जजमेंट आया है, और बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फिर उसके केस में हम क्या करेंगे? इसको एडजस्टिंग मान लेंगे। सिंपल। यहाँ पे इतना ही समझ लो कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन मेरा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, और जो है ना, डिमांड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आ रहा है। इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ। क्या है एक और एग्जांपल? समझ लो, ये मेरा इवेंट्स है। ये 1 अप्रैल है, और ये 31 मार्च है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सर मैंने यहाँ पे कुछ भी क्रेडिट नहीं लिया, नो क्रेडिट अवेल। ठीक है? एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च जो है ना, मैंने कोई भी क्रेडिट अवेल नहीं किया है, राइट? अवेल नहीं किया है 31 मार्च के बाद। सब्सिक्वेंट ये 2023 2024 समझ लो। फिर उसके बाद 1 अप्रैल चालू होगा ना मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और 1 अप्रैल 2025, सॉरी, 31 मार्च। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे मैंने कोई भी क्रेडिट नहीं लिया। यहाँ पे मैंने क्रेडिट लेना चालू किया कब? 1 अप्रैल 2024 में, और 31 मार्च 2025 में। और यहाँ पे जाके 15 अप्रैल को क्या हो रहा है सर? 15 अप्रैल को यहाँ पे मेरा जीएसटी का डिमांड आ गया। क्या हुआ सर? जीएसटी का डिमांड हुआ। तो यहाँ पे एक चीज समझ लो, यहाँ पे कोई भी क्रेडिट लिया है क्या मैंने? मेरा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 2023 24 में कुछ भी लिया है क्या? नहीं। तो फिर यहाँ पे प्योरली ट्रांजेक्शन कब हो रहा है? आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। यानी क्या, मैंने क्रेडिट जो भी लिया है वो आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ले रहा है, राइट? जो भी क्रेडिट है वो आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ले रहा हूँ, और मेरा जीएसटी डिमांड भी आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आ रहा है। तो कंप्लीटली ट्रांजेक्शन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हो रहा है ना, आफ्टर द रिपोर्टिंग। भले ही वो अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पहला हो, कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एज ऑन 31 मार्च, तो फिर ये जो है ना, नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। ये क्या होगा? नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे मैंने क्रेडिट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में लिया था, और मेरा डिमांड जो है ना, वो रिलेटेड टू ये जो क्रेडिट लिया था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, उसके रिलेटेड आया है, बराबर? तो फिर उस केस में वो एडजस्टिंग होगा सर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने क्रेडिट ही अवेल नहीं किया है। तो फिर उस केस में ये जो डिमांड आया है जीएसटी का डिमांड, वो हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का कंसिडर कैसे करेंगे? जो ईयर में लिया है उसका कंसिडर करेंगे ना, राइट? ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। होप सो यू अंडरस्टूड।
यस सर। चलो, अब बढ़ते हैं सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये जो इवेंट्स थे ना ऊपर हमने देखा है, इन्वेंट्री का हुआ, इन्वेंट्री का हुआ, देन कम्स देन कम्स मेरा फ्रॉड, देन कम्स माय फायर इन द कस्टमर्स बिजनेस वेयर हाउस, फिर उसके बाद असेट परचेज, फिर प्रोविजन, फिर उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद कोर्ट केसेस। ये सारे जो है ना, ये इंडिया स्पेसिफिकली बोलता है ये दिस इवेंट्स आर क्या है मेरा एडजस्टिंग इवेंट। स्पेसिफिकली ये चार केस दे दिया है इंडिया स्टैंड ने। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या है, हमने तो समझ लिया सर। नॉन एडजस्टिंग इवेंट आर दोज इवेंट्स जहां पे कोई भी जो जो है ना कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था एज ऑन 31 मार्च, प्योरली ट्रांजेक्शन हैज बीन टेकन आफ्टर द रिपोर्ट, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, बराबर। तो इस केस में ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा सर। इसका मैंने मेजर एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल क्या दिया था, 103। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि 103 में क्या हो रहा है सर, एज ऑन 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये जो पीरियड है मेरा, ये फाइनेंशियल ईयर में कोई भी ऐसा, मुझे पता ही नहीं था, कोई भी ऐसा इवेंट नहीं था जहां पे बिजनेस एक्विजिशन के बारे में बात हो रहा है या कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ है ही नहीं कि मेरा कोई भी बिजनेस को एक्वायर करना है। बट 1 अप्रैल X2, यानी क्या, इमीडिएटली इमीडिएटली आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड क्या हो रहा है, यहाँ पे बात चल रही है किसका सर, बात चल रही है कि मुझे कोई भी दूसरा कंपनी को क्या करना है सर, एक्वायर करना है, दूसरा कंपनी को एक्वायर करना है। तो फिर यहाँ पे, और मेरा जो X1 और X2 का जो है ना अप्रूवल कब हुआ सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये अप्रूवल हुआ है एज ऑन 31 मई 2022, बराबर। अब यहाँ पे ये समझने की बात है, यहाँ पे तो कोई बात नहीं हुआ है, यहाँ पे कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट, यहाँ पे तो बात नहीं हुआ है, यहाँ पे कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मेरा ट्रांजेक्शन कब चालू हो रहा है, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को मेरा ट्रांजेक्शन चालू हो रहा है। जब 1 अप्रैल को हो रहा है, भले ही बिफोर द रिपोर्टिंग पीरियड है, भले ही ये बिफोर, सॉरी आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है, बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो फिर यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन तो मेरा सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है। यहाँ पे 31 मार्च में कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, कोई भी मटेरियल एविडेंस नहीं थे, तो फिर यहाँ पे सर ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट होगा, यहाँ पे सर ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट होगा। यहाँ पे देख लो, मैंने उसका एग्जांपल दिया, और एंटिटीज मैनेजमेंट डिसाइडेड टू एक्वायर अनदर कंपनी, तो इवेंट मटेरियल है, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है और इवेंट मटेरियल है सर। तो फिर इस केस में नेचर ऑफ इवेंट बताऊंगा और एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द इवेंट्स, और सब स्टेटमेंट दैट अमाउंट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, ये मेरा स्टेटमेंट दूंगा, या तो एस्टिमेटेड अमाउंट दूंगा कि क्या कितना एस्टिमेटेड अमाउंट है। अगर एस्टिमेटेड अमाउंट मुझे पता नहीं है तो फिर उस केस में कि मैं एक स्टेटमेंट दे दूंगा कि द अमाउंट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद चेंज इन रेट्स, यानी क्या सर, अगर टैक्स में कोई भी रेट्स में चेंज आया तो फिर उस केस में ये भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, सिंपल। फिर उसके बाद फेयर वैल्यू चेंजेस, यानी क्या, एज ऑन 31 मार्च 2023 मैंने एक पर्टिकुलर फेयर वैल्यू के बेसिस में मैंने क्या किया सर, मेरे इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू करके मेरे फाइनेंशियल्स में दिखा दिया। सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा है, मेरा फेयर वैल्यू में चेंजेस आ रहा है, फेयर वैल्यू में मेरे इन्वेस्टमेंट के चेंजेस आ रहा है, तो सब्सिक्वेंटली आ रहा है ना वो, कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू में कुछ चेंजेस आया, वो भी नॉ क्या होगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा सर, ठीक है। और इसके साथ बहुत सारे एग्जांपल लिए थे हमने, रेगुलर क्लास में देखा था बहुत सारे एग्जांपल्स, वो मुझे चाहिए हो तो रेगुलर क्लास जाके देख लेना, लेक्चर नंबर 2 या 3 में होगा, उसमें डिटेल में सारे एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। ये मेरा हुआ सर एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सो एडजस्टिंग इवेंट का मेजरली दिखा है, और एडजस्टिंग इवेंट नहीं है तो फिर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट में आ जाएगा, सिंपल है, इतना तो हमारा नॉलेज है सर, राइट। एक और चलो चीज, एक और चीज क्या सर, नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स। क्या आ रहा है सर, लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स। यहाँ पे लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स के लिए मैंने क्या किया था, एक एग्जांपल लिया था, मैंने क्या किया था, एक एग्जांपल लिया था। अब वो एग्जांपल यहाँ पे, टाइम है क्या मेरे पास, 1 मिनट बचा है, तो ये एग्जांपल नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, एक और न्यू सेशन क्रिएट करेंगे। ओके, हम कहाँ पे थे, हम थे सर यहाँ पे, क्या, लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट के, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट्स। अब यहाँ पे ये जो ना स्पेशल केस है गिवन बाय इंडिया स्टैंड, क्या हो रहा है सर, देख लो। पीपी लिमिटेड जो है ना एस्टेब्लिश हुआ है, पीपी लिमिटेड एस्टेब्लिश हुआ है और एस्टेब्लिश्ड है, एस्टेब्लिश नहीं है, एस्टेब्लिश्ड है। तो फिर यहाँ पे एसबीआई से लोन ले रहा है, लोन ले रहा है कितना, 7 साल का। अब ये जब 7 साल का होगा तो फिर ये क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी में रिकग्नाइज करेंगे, नॉन करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में, राइट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या था, लोन का कंडीशन क्या था कि डेट इक्विटी रेशियो जो है ना 2:1 होना चाहिए। कंडीशन क्या है सर, डेट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1। और बोरिंग जो है ना ओनली अप टू स्पेसिफिक लेवल, अप टू स्पेसिफिक सर्टन लिमिटेशन, एक सर्टन लिमिट है उत तक
तो उधर तक ही हम क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे हम बोरो कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर इन केस उससे ज्यादा हो गया, यानी क्या, डेट इक्विटी रेशियो में कुछ छेड़छाड़ हुआ और मेरा स्पेसिफिक बोरोइंग में, मतलब बोरिंग्स में स्पेसिफिकली जो भी लिमिट था वो लिमिट से ऊपर गया, तो फिर उस केस में क्या होगा सर, तो फिर यहाँ पे जो है ना एसबीआई में ना, एसबीआई रिपेमेंट के लिए कॉल कर सकता है। एसबीआई जो है ना रिपेमेंट कर सकता है ऑन डिमांड, ऑन डिमांड हो सकता है, ऑन डिमांड रिकॉल कर सकता है। जब ऑन डिमांड होगा तो यहाँ पे नॉन करंट से उठ के कहाँ पे जाएगा सर, करंट पे जाएगा, करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी में जाएगा, राइट, करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी में जाएगा। यस सर। तो फिर एज ऑन 31 मार्च, अब यहाँ पे एज ऑन 31 मार्च क्या हो रहा है, कंडीशन मेट नहीं हुआ, राइट। कंडीशन क्या था कि 2:1 मेरा क्या था, डेट इक्विटी रेशियो होना चाहिए और बोरिंग जो है ना स्पेसिफिक लिमिट तक होना चाहिए, बट ये जो कंडीशन है वो कंडीशन मेट नहीं हुआ। तो फिर एसबीआई ने क्या किया सर, एसबीआई रिमांड मतलब रीपेमेंट के लिए डिमांड किया। एसबीआई ने क्या किया, रीपेमेंट के लिए डिमांड किया। तो फिर उस केस में यहाँ पे जो मेरा लोन है ना, वो लोन मेरा करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। एज ऑफ करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी मुझे क्या करना पड़ेगा सर, डिस्क्लोज करना पड़ेगा मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट। मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करंट फाइनेंशियल, क्यों, मेरा लॉन्ग टर्म था, बट यहाँ पे क्या था, कंडीशन अगर ब्रीच हो गया तो फिर उस केस में क्या होगा, इसको नॉन करंट से करंट में लेके आएंगे। अब आगे देख लो, यहाँ पे एज ऑन 31 मार्च कंडीशन, कंडीशन नॉट मेट ना, यहाँ पे कंडीशन मेट नहीं हुआ, तो फिर उस केस में क्या हुआ सर, यहाँ पे हो रहा है कि 30 मई को, 30 मई को, कब, 30 मई को एसबीआई अप्रूव किया, क्या अप्रूव किया सर, अपील। अब क्या हुआ है, अब मैं यहाँ पे मेट नहीं हुआ है ना 31 मार्च को, इनका जो है ना कंडीशंस मेट नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे इसका सीईओ है ना, पीपी लिमिटेड का जो सीईओ है, जो सीईओ है, वो सीईओ क्या किया, एसबीआई लोन को अपील किया, एसबीआई बैंक को अपील किया, अपील क्या किया, हम ये जो है ना भाई साहब, हम यहाँ पे ये जो तुम्हारा कंडीशन है वो हम मेंटेन करेंगे, हम नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर से अचीव कर लेंगे। तो इस ईयर में तुम जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है उसको, मेरा जो है ना लोन है, लोन को रिकॉल मत करना। तो फिर यहाँ पे तब जाके जब मैं हाथ पैर पकड़ा तो मेरा एसबीआई जो लोन है ना, एसबीआई कंपनी अप्रूव कर दिया, कब, 30 मई को, 30 मई को अप्रूव कर दिया। अब यहाँ पे 30 मई को अप्रूव किया, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूवल कब हुआ, 15 मई को, 15 अगस्त को, सॉरी, 15 अगस्त को मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव किया। बट यहाँ पे जो एसबीआई का अप्रूवल था, एसबीआई यानी जो एसबीआई ने मुझे लोन दिया था, उसने अपील जो मेरा अप्रूव किया एज ऑन 30 अप्रैल, यानी क्या, आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड। मेरा जो अपील था कि मेरा जो ये लोन का कंडीशन है ना वो नेक्स्ट ईयर से मीट करूंगा, तो फिर वो जो कंडीशन है वो नेक्स्ट ईयर से मीट करूंगा, तो फिर ये कंडीशन अपील मेरा बिफोर दी अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हुआ है ना, तो फिर उस केस में सर ये जो इवेंट होगा ये एडजस्टिंग होगा, वेरी सिंपल, राइट, एडजस्टिंग होगा। क्यों, बिफोर दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड हो रहा है सर। समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अपील तो कर लिया 31 मार्च को, बट यहाँ पे एसबीआई का हाथ पैर पड़ के जो है ना 30 अप्रैल को, 30 अगस्त को क्या हो रहा है सर, एसबीआई अप्रूव कर रहा है मेरा अपील को। क्या हो रहा है, समझ रहे हैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है सर, यहाँ पे मैंने अपील तो कर लिया 31 मार्च को, की कंडीशन मेट नहीं हुआ, बट तुम क्या करो, अभी रिकॉल मत करो, इन फ्यूचर कभी कर लेना, नेक्स्ट ईयर से कर लेना। अब यहाँ पे जो अपील किया है उसका अप्रूवल एसबीआई ने दिया है 30 अगस्त को, बट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 15 अगस्त को अप्रूव हो गया है। जब अप्रूव हो गया है तो फिर उस केस में ये तो हुआ है आफ्टर द रिपोर्ट, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट इंडियस क्या कवर कर सकता है सर, ओनली आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही कवर करेगा ना। आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंडिया स्टैंड, तो फिर उस केस में ये इवेंट जो है ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है सर। इसी के रिलेटेड जो है ना, नवंबर 24 के पेपर में एमसीक्यू आया था 2 मार्क्स का, जो हमने किया है रेगुलर क्लास में। ठीक है सर, अंडरस्टूड, कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है उसमें, बोलो। है क्या, बोलो। हेलो। हाँ, रिपीट। क्या पूछा सर आपने, फिर रिपीट करना। ये कोई दिक्कत है क्या ये कंसेप्ट में? नहीं नहीं। ओके, वेरी गुड। देन आगे बढ़ते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड का केस क्या है सर, डिविडेंड जो है ना, डिविडेंड पीपी लिमिटेड कंसिडर कर रहा है, प्रपोज करना है, सिंपल वर्ड्स में अगर बताओ, जो भी डिविडेंड प्रपोज करेंगे, क्या करेंगे, हम प्रपोज करेंगे, हम शेयर होल्डर्स को ये करना है। अब जब प्रपोज करेंगे वो तो करेंगे हम इसके लिए, क्या बोलते हैं, हम प्रपोज करते हैं पेमेंट करने, बट वो प्रपोजल ऑफ दैट डिविडेंड वुड बी अप्रूव्ड इन द फाइनेंशियल इन द एजीएम, एजीएम यानी क्या है सर,
एनुअल जनरल मीटिंग में, यानी शेयर होल्डर्स का मीटिंग होगा, उसमें क्या होगा सर, डिसाइड करेंगे कि वेदर टू गिव डिविडेंड या नहीं। बराबर, गिव डिविडेंड दिया नहीं दिया। और मेरा जो है ना एजीएम आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। राइट, एजीएम जो है मेरा आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा। यहाँ पे समझो 1 मई को अप्रूव हो रहा है और 15 अगस्त को, अब ये पब्लिक हॉलीडे मत बोलना, चलो तुम्हारे लिए मैं क्या करूंगा, चेंज कर देता हूँ 14 को। 14 को मेरा एजीएम हो रहा है, क्योंकि अलग से फिर डाउट्स आ जाएंगे 15 को कैसा होगा एजीएम, वो पूरा ना को। 14 को क्या हो रहा है, एजीएम हो रहा है। अब यहाँ पे जब एजीएम होगा, यहाँ पे डिसाइड होगा कि डिविडेंड देना है या नहीं। बराबर, और अप्रो यहाँ पे प्रपोज कर रहा है। जब प्रपोज करते हैं कोई भी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता कंपनी के ऊपर, सिर्फ प्रपोज कर रहे हैं ना कि डिविडेंड देना है करके। अप्रूवल तो यहाँ पे आएगा, जब अप्रूवल होगा तब मेरा जो है ना मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आएगा, कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन आएगा। राइट, तो फिर जो भी प्रपोज करते हैं डिविडेंड, दैट वुड बी नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्यों सर, क्योंकि इन फ्यूचर जाके एजीएम में जो मेरा एजीएम में वो जो है ना कैंसिल हो सकता है ना डिविडेंड। जो डिविडेंड प्रपोज किया है वो कैंसिल भी हो सकता है। दैट इज आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इवेंट्स कौन सा लेते हैं हम, बिटवीन द रिपोर्टिंग पीरियड, दैट इज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही इवेंट्स लेते हैं। तो फिर यहाँ पे ऐसे कोई भी इवेंट डिविडेंड प्रपोज कर रहा है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। उसका मेन रीजन ये है कि एजीएम में वो कैंसिल हो सकता है सर। तो फिर यहाँ पे सिंपली जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा, एक्चुअल में अप्रूव होकर डिक्लेयर होगा, तब जाके वो एडजस्ट कर लेंगे उसको। सिंपल। और एक चीज है यहाँ पे सर, डिविडेंड हम दो चीजों को, मतलब दो इंसानों को पे करते हैं। एक इक्विटी शेयर होल्डर्स, और सेकंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। एक होता है सर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो ओनर, जो अपना घर का आदमी ओनर है यहाँ पे, उसको प्रॉफिट में शेयर जो है ना सबसे लास्ट में रहेगा। बराबर, उसका लिक्विडेशन में उसको पैसा मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता। बराबर ना। तो ये आप जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर है। दूसरा है सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनको थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, प्रेफरेंस ज्यादा ज्यादा मिलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी डिविडेंड है पहले इनको दे देंगे। बराबर, फिर उसके बाद लिक्विडेशन के टाइम में, मेरे कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम में जो पैसा है ना, इनको पहले चुकाएंगे। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या हो रहा है, बराबर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में इनको कंपलसरली मुझे पैसा देना है। इनको क्या है, कंपलसरली मुझे पैसा देना है ऑन दी रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के टाइम में मुझे कंपलसरी इनको पैसा देना है। बराबर, जब कंपलसरी पैसा देना है, ये तो एक मेरा लाइबिलिटी के जैसा हुआ है ना। जब मुझे किसी को पैसा देना है कंपलसरली, कंपलसरी ऐसा नहीं, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन रहता तो इक्विटी शेयर होल्डर था, ऑप्शन नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। राइट, ऑप्शन नहीं है। और इनको ईयर ऑन ईयर डिविडेंड देना ही पड़ेगा, ईयर ऑन ईयर मुझे डिविडेंड देना ही पड़ेगा। तो फिर इसको क्या बोलते हैं सर, एज पर 109, इंड एस 109, 109 यानी इंड एस 32 में मैं क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी का। तो यहाँ पे हम इसको मानते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी। क्या करते हैं हम, इसको मानते हैं सर फाइनेंशियल लाइबिलिटी। क्यों सर, यहाँ पे मेरे पास फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है कि ये इक्विटी रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा पे करना है और डिविडेंड भी पे करना है। जब फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है तो फिर इसको क्लासिफाई करते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी। और इसको जब फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्लासिफाई करेंगे, जो भी डिविडेंड पे करूंगा, जो भी डिविडेंड पे करूंगा, ये एज एन इंटरेस्ट कंसिडर होगा। दिस विल बी अज्यूम्ड एज एन इंटरेस्ट, और ये टाइम टू टाइम पे करना पड़ेगा। तो फिर इसका ऐसा कोई डिविडेंड का इंडिया स्टैंड में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो फिर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट, एडजस्टिंग इवेंट में कंसिडर नहीं होगा। यानी क्या है सर, बस यहाँ पे इंटरेस्ट जो डिविडेंड है वो ईयर ऑन ईयर पे करेंगे। बराबर, ईयर ऑन ईयर पे करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं 1 अप्रैल आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा, तो पे कर रहा हूँ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड और बिफोर द अप्रूवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर रहा हूँ। उसके बाद एक और चीज है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे कर रहा हूँ। हाँ, ये क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब पे करूंगा तभी यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट है वो कंसिडर होगा। राइट, जब पे करेगा तभी कंसिडर होगा। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है डिविडेंड प्रपोज्ड वाला, दिस इज ओनली रिलेवेंट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। राइट, अगर तुम्हें ये नहीं समझ रहा है रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये इंड एस 109 में समझ में आ जाएगा। देन कम्स द गोइंग कंसर्न, लास्ट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब यहाँ पे गोइंग कंसर्न क्या है सर, व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग कंसर्न। नॉर्मली कभी भी एंटिटी होता है तो फिर वो अज्यूम किया जाता है सर, यहाँ पे एंटिटी जो है ना गोइंग कंसर्न फोर्सिबल फ्यूचर के लिए चलेगा। बराबर, ये मेरा अजम्पशन होता है। और मेरा बुक्स जो भी बनते हैं वो मेरा क्या होगा सर, वही उसी के हिसाब से बनेगा। अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर अप्रोप्रिएट नहीं है, अप्रोप्रिएट यानी बरोबर नहीं है, यानी मेरा बिजनेस नहीं चलेगा आगे, तो फिर उस केस में हमारे जो बुक्स है वो अलग तरीके से बनेंगे। कैसे सर, मेरे जो असेट्स बेचा जाएगा। एंड असेट्स जो है ना बुक्स में दिखाऊंगा ऑन दी रेडिली अवेलेबल मार्केट वैल्यू। राइट, और मेरा जो लाइबिलिटीज है वो कितना चुकाना है, कितना सेटल करना है, उसके बेसिस में मेरे बुक्स पे दिखाऊंगा। इन सिंपल वर्ड्स, रियलाइज्ड बेसिस में, रियलाइजेशन बेसिस में मैं क्या करूंगा सर, मेरा जो फाइनेंशियल है उसको प्रेजेंट करूंगा। तो उस केस में अब यहाँ पे इंडिया स्टैंड में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे तो इंडिया स्टैंड में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं सर, यहाँ पे समझ लो ये वाला पार्ट, 1 अप्रैल को और 31 मार्च,
यहाँ पे कोई भी इवेंट नहीं है। यहाँ पे कोई भी इवेंट नहीं है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 15th को, 15 अप्रैल को मेजर फायर ब्रोक, मेरे बिजनेस में फायर लग गई सर पूरा। और मेरे बिजनेस में पूरा वेयर हाउस क्या हुआ सर, पूरा गया, यानी पूरा जल गया। बराबर। मेरा पूरा वेयर हाउस जल गया, रोना आ रहा है, छोड़ दो अभी। फिर भी मेरा जो है ना पूरा बिजनेस जो है वो जल गया। अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, तो फिर बताओ क्या यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है मैंने बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर है क्या? हम्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर नहीं है ना सर, क्योंकि यहाँ पे 15 अप्रैल को मेरा क्या हो रहा है, मेजर फायर आया और मेरा बिजनेस पूरा खत्म हो गया। इन फ्यूचर मेरा बिजनेस होगा ही नहीं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल्स बनाने के लिए, मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, असेट्स लाइबिलिटीज कुछ तो होना चाहिए। लाइबिलिटी तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो बाहर का होगा, लेकिन असेट्स तो नहीं होगा ना, मेरा स्टॉक भी नहीं होगा। तो मेरा असेट्स जो पार्ट है वो पूरा का पूरा निकल गया, बस लाइबिलिटीज बचा है। बराबर। तो फिर यहाँ पे मेरा सिंपली यहाँ पे मैं बोलूँ कि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट। गोइंग, अब गोइंग का स्पेलिंग, हाँ, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट। जब गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट, तो फिर यहाँ पे मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो बना है ना, दिस इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे हम ये एडजस्टिंग इवेंट मान लेंगे और यहाँ पे ये जो इवेंट है उसको एडजस्ट करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज कर देंगे सर। राइट, समझा? ये मेरा पूरा कंसेप्ट का पार्ट है। हमने कंसेप्ट देख लिया सब कुछ, कुछ बचा है क्या और? ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, ये पूरा मेरा हैंड रिटन नोट्स है। अगर ये नोट्स चाहिए तो बताया ना हमने, जाना है और टेलीग्राम चैनल चैनल ज्वाइन कर लेना है। चलो क्वेश्चंस में आते हैं, फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, देन वी आर डन विद दिस इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा, एक और चीज बोलना भूल गया मैं इस पर्टिकुलर इंडियस में। सर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन करेगा? इन केस ऑफ कंपनी है तो कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और अगर कंपनी नहीं है तो फिर उसके जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, कोई भी दूसरा अप्रूविंग अथॉरिटी होगा, वो मेरा क्या होगा सर, अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब वो अप्रूव करेगा तभी मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होगा। समझा? क्वेश्चंस कर लेते हैं क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या है, अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है, तो फिर यहाँ पे कौन है, कंपनी है क्या? ये जो है ना पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म की केस में कोई भी करस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी होगा, वही जो अप्रूव करेगा वो मेरा अप्रूवल डेट होगा। तो फिर यहाँ पे देख लो, रिपोर्टिंग पीरियड ये दिया है, इन दिस सिचुएशन फॉलोइंग डेट्स आर अवेलेबल अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। 1 जुलाई है। एनुअल जनरल मीटिंग कब हो रहा है? 15 को हो रहा है। रेगुलेटरी को कब फाइल किया है? 16 को हो रहा है। बट यहाँ पे देखो, बोर्ड अप्रूव्स, रिव्यूज एंड अप्रूव्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 19 जुलाई। तो फिर बोर्ड अप्रूव और रिव्यू किया तो फिर मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव कब होगा सर? मेरा डेट ऑफ अप्रूवल ये रहेगा 19 जून 2012। क्या होगा सर? 19 जून 2012। ठीक है। सेकेंड इलस्ट्रेशन में क्या है? अच्छा, सेकेंड इलस्ट्रेशन में क्या है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट यानी कोई भी क्वार्टर का अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं और उसके बाद जो है ना कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है और अप्रूवल सेम हमारा जो फाइनेंशियल ईयरली होता है वैसा ही क्वार्टरली हुआ है। सिमिलर केस विथ ईयर वाला जो है ना वो क्वार्टरली हुआ है। तो फिर जो क्वार्टर में हो रहा है और सब्सिक्वेंटली कुछ इवेंट हो रहा है, क्या वो एडजस्टिंग होगा क्या, वो क्वेश्चन पूछा है। तो फिर सिंपली इंडेस्टन ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं कर रहा है कि ईयरली और क्वार्टरली, ईयरली हो, क्वार्टरली हो और हाफ ईयरली हो। अगर सब्सिक्वेंट इवेंट हो रहा है वो एडजस्टिंग इवेंट है तो उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो वो ये क्वेश्चन है यहाँ पे। इंटरिम पीरियड मतलब एक क्वार्टर का रिपोर्टिंग कर रहे हैं और क्वार्टर का रिपोर्टिंग का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुआ है 15 डेज बाद, ये 15 डेज में जो है ना कुछ इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे वो एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है देखना है और उसके बेसिस पे हमें एडजस्ट करना है। दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 3, यहाँ पे क्या हो रहा है, द बोर्ड ऑफ एबीसी लिमिटेड अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड 11-12 फॉर द इशू ऑन 15 जून 2012। ठीक है, अप्रूवल कब किया सर? 15 जून। राइट। द मैनेजमेंट ऑफ एबीसी डिस्कवर्ड अ मेजर फ्रॉड, फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड जब हुआ है, जो बुक्स है ना रीओपन कर रहे हैं और सब्सिक्वेंटली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन 30 जून 2012। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मेरा अप्रूवल कब होगा सर? सिंपल है सर, जब भी मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होगा, फाइनल अप्रूवल होगा तब भी मेरा डेट ऑफ अप्रूवल माना जाएगा। फाइनल अप्रूवल हो रहा है मेरा 30 जून 2012, तो फिर उस केस में 30 जून 2012 ही मेरा बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूवल डेट होगा सर। देन उसके बाद यहाँ पे अ केस ऑफ गोइंग कंसर्न, यहाँ पे एलडीआर मार्क किया है मैंने, एलडीआर मार्क किया यानी क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें करके ही जाना है।
अब किसके बीच में हो रहा है केस? एबीसी लिमिटेड और जीएसटी डिपार्टमेंट, दो लोगों के बीच में, एबीसी और जीएसटी डिपार्टमेंट, ऑन क्लेमिंग सम एग्जाम्पशन फॉर द ईयर X1 X2। X1 X2 में कोई तो एग्जाम्पशन क्लेम किया और उनका केस चल रहा है। अब कोर्ट जो है ना ऑर्डर इशू किया 15 अप्रैल को, एंड रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्लेम रिजेक्ट किया सर। यहाँ पे सिंपली दो चीज कंसिडर करना है, X1 X2 में मैंने क्रेडिट लिया है, सेकंड एबीसी लिमिटेड और जीएसटी डिपार्टमेंट के बीच में केस हो रहा है, थर्ड मेरा जो है ना कोर्ट केस का हियरिंग कब हुआ? 15 अप्रैल X2 में हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अकॉर्डिंगली द कंपनी इज लाइबल टू पे एडिशनल टैक्सेस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी कब अप्रूव किया है? 15 मई को। ठीक है, हियरिंग कब आया सर? 15 अप्रैल को हुआ है, बट मेरा जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हुआ है 15 मई को, राइट? बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे हियरिंग मिल गया। शुड द कंपनी अकाउंट फॉर सच टैक्स? सिंपल है सर, करेगा ही ना, क्योंकि द कंडीशन एग्जिस्टेड एज ऑन डेट, एज ऑन 31 मार्च जो है ना कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था, और यहाँ पे जो भी एडिशनल टैक्स पे करना है वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हियरिंग आ गया। देखो, therefore the event will be considered as an adjusting event and accordingly the amount will be adjusted। मैंने क्रक्स बता रहा हूँ, सब सारे क्वेश्चंस का क्रक्स। चलो यहाँ पे फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, एलडीआर मार्क कर लो इसको भी। एलडीआर मार्क कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फायर वाला केस बताया था ना, फायर वाला, मेरे कस्टमर के बिजनेस में फायर हुआ है, मैंने प्रोविजन बना के रखा है, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग पीरियड के बाद मुझे कंफर्म पता चला कि बैंकरप्ट हुआ है, तो फिर उस केस में एडजस्टिंग होगा नॉन एडजस्टिंग होगा, वो वाला केस है। तो होप सो ये कर लोगे तुम, क्योंकि मैंने डिटेल में पढ़ के आया है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, कर लेते हैं हम। While preparing its financial statements for the last year ended 31st March 11, XYZ Limited made a general provision of bad debts 5% of its debtors। ठीक है, in the last week of February 11, a debtor of 2 lakh has suffered a heavy loss due to earthquake। earthquake की वजह से जो मेरा debtor है वो heavy loss suffer किया। The loss was not covered by the insurance policy। Considering the event of earthquake, XYZ Limited made a provision of 50%। ठीक है, मेरा लॉस हुआ है किसके? कस्टमर के केसेस में, और कस्टमर के बिजनेस में लॉस हुआ है, तो मैंने क्या किया सर? 50% जो है ना मैंने प्रोविजन बना के रखा है। इफ द अमाउंट ऑफ रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर अपार्ट फ्रॉम द जनरल प्रोविजन इज 5%। ठीक है, 5% जो जनरल प्रोविजन बना के रखते हैं वो तो बना के रखा है, बट एडिशनली 50% मेरे जो कस्टमर जो क्विक से हुआ है ना उसकी वजह से बना के रखा है। ऑन रिमेनिंग डेटर्स इन अप्रैल 11 द डेटर बिकेम बैंकरप्ट। कब हुआ? आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड मेरा जो कस्टमर है वो बैंकरप्ट हो गया, बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैन XYZ provide the full loss arising out of insolvency of the debtor in the financial statement and date 31st March 11? सिंपल है, यहाँ पे बता रहा है कि क्या जो लॉस हुआ है वो कंप्लीटली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। सिंपल है सर, यहाँ पे एज ऑन 31st मार्च मुझे पता था। कब हुआ फायर का इवेंट? फेब्रुवरी में। 31st मार्च में मैंने प्रोविजन भी बना के रखा 50%, राइट? और मेरा रिपोर्टिंग पीरियड के बाद मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बैंक कस्टमर जो है वो बैंकरप्ट हुआ है। तो यस, कंडीशन एग्जिस्टेड एज ऑन द रिपोर्टिंग पीरियड, एज ऑन एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, तो यस दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट, और यहाँ पे पूरा जो का पूरा लॉस हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, वुड द आंसर बी डिफरेंट इफ द अर्थक्वेक हैड टेकन प्लेस आफ्टर द 31st March 11 and therefore XYZ Limited did not make any specific provision in the context that debtor made only general provision for the bad debts। तो फिर यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर अर्थक्वेक मेरा 31st March 2011 के बाद होता, 31st March यानी क्या, ये देखो मेरा टाइमलाइन है, ये 31st March हो रहा है, और अर्थक्वेक जो ना यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, एज ऑन 31st March, एज ऑन 31st March, तो मुझे पता ही नहीं अर्थक्वेक आने वाला है या कुछ ऐसा है, बराबर? 31st March के बाद हुआ, और उसके बाद 31st March के बाद ही मेरा जो है ना कस्टमर बैंकरप्ट हुआ है बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे इवेंट का इवेंट पूरा का पूरा आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हुआ है, बिफोर नहीं हो रहा है ना, बराबर? कंडीशन एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था, तो फिर उस केस में ये क्या होगा सर? नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। अगर मेजर होगा, अगर मेजर होगा तो हम दो चीज डिस्क्लोज करते हैं, एक सबसे पहला नेचर ऑफ द इवेंट, सेकंड क्या करते हैं हम सेकंड करते हैं सर अमाउंट, एस्टिमेटेड अमाउंट। अगर एस्टिमेटेड अमाउंट हम एस्टिमेट नहीं कर सकते तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं, सच एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। एक मिनट, हाँ, सच एस्टिमेटेड कैन नॉट बी मेड। सिंपल, राइट? ये क्वेश्चन भी कर लिया। अच्छा, ये वाला जो इलस्ट्रेशन है सिंपल है, क्या है? इन्वेंट्री के बेसिस में। इन्वेंट्री क्या है सर? इन्वेंट्री जो है ना हम क्या करते हैं, कॉस्ट में दिखाते हैं बुक्स में, या कोई भी एनआरवी में दिखा दिया समझ लो, और सब्सिक्वेंटली एनआरवी कम हो गया, एनआरवी में ठीक है, लेकिन कॉस्ट में दिखाया बट एनआरवी में जो है ना कम आ गया, तो फिर यहाँ पे कॉस्ट में जब दिखाया था और एनआरवी में डाउनफॉल आ गया, तो फिर ये जो इवेंट है ये एडजस्टिंग इवेंट है, और जो भी फॉलन एनआरवी है उसके बेसिस में हम वैल्यू करेंगे। उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, ये देख लेना।
हम्म हमने परचेस वाला देखा था ना, परचेज ऑफ असेट। परचेज ऑफ असेट देखा था कि हमने, यहाँ पे देख लो, डायरेक्टली क्वेश्चन ही देख लेते हैं। परचेज न्यू मशीनरी X1 X2 में, द असेट वाज फाइनली इंस्टॉल एंड मेड रेडी ऑन 15th मई X2। 15th में X2 को मेरा कंप्लीट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है। बट यहाँ पे फाइनल बिजनेस अभी तक, फाइनल बिल्स जो है ना, अपडेट सबमिट नहीं किया, राइट। सप्लायर कंपनी सेंड द बिल्स ऑन 10th April X2 व्हेन द अकाउंट्स वर नॉट अप्रूव्ड, यानी अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, बट यहाँ पे बिल कब आया मेरा, 10th April X2 में आया सर। तो फिर यहाँ पे इवेंट जो है वो 15th मार्च को हो रहा है और मेरा बिल्स जो है सब्सिक्वेंटली आ रहा है, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, ये क्या होगा, एडजस्टिंग इवेंट होगा। एडजस्टिंग इवेंट होगा। सिर्फ मेरा जो है ना बिल बाद में आ रहा है, बाकी का जो मेन एविडेंस जो है, मेन एविडेंस, कोर एविडेंस मेरा 15th मई को होगा। क्या कोर एविडेंस, परचेज और इंस्टॉलेशन, यही मेरा मेन एविडेंस है। ये ट्रांजेक्शन एक्सेस कर रहा है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, फिर ये मेरा एडजस्टिंग इवेंट होगा। ये गोइंग कंसर्न वाला क्वेश्चन है, इजी है, देख लो। इंपॉर्टेंट भी है। कंपनी XYZ was formed to secure the tenders floated by the telecom company for publication of telephone directories. It bagged the tender for publishing directories for the Pune Circle for 5 years. It has made a profit in 11, 12, 12, 13, 13, 14, and 14, 15. It bid the tenders for the publication of directories in other cities as well, Nagpur, Nashik, Mumbai, Hyderabad. But as per the results declared on 23rd March 2015, company failed. क्या? Company failed to bag any of these. Its only activity till the date is publication of Pune directories. यानी क्या है, सिंपली यहाँ पे ये बोल रहा है कि पुणे पब्लिक डायरेक्टरीज यहाँ पे करता है, पब्लिकेशन ऑफ डायरेक्टरीज करता है। और यहाँ पे इसने एडिशनल टेंडर को भी अप्लाई किया, बट टेंडर्स जो है ना वो अप्रूव नहीं हुए हैं। और इसका जो है ना, खत्म कब हो रहा है, इसका लास्ट जो है वो लास्ट है, एक्सपायर होगा 31 दिसंबर 2015 को, एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद इसके पास कोई भी काम नहीं है। जब कोई भी काम नहीं है तो फिर मेरा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा ना, वो तो मेरा गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनेगा। क्यों? मेरा बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ना आगे। मेरा रोटी कपा मकान ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इन फ्यूचर, तो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस में नहीं बनाऊंगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द 14-15 have been approved by the board on 10th July 2015 whether they appropriate to prepare the financial statement on going concern basis। देखो सिंपल है, यहाँ पे रिजल्ट्स कब डिक्लेयर हुआ, 15th को, 23rd April 2015 को मेरा रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मुझे कोई भी टेंडर अलोकेट नहीं हुआ है, राइट। मेरे कोई भी टेंडर अलोकेट नहीं हुआ है। इससे तो मुझे पता चल गया, जब इससे मुझे पता चल गया कि कोई भी टेंडर अलोकेट नहीं किया है, तो फिर मेरा गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो मेरे गोइंग कंसर्न बेसिस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाएंगे। उसके रिलेटेड ही पूरा जो पूरा जो है ना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है हमने, जो नॉर्मली क्लास में पढ़ा है उसी के रिलेटेड। अब लास्ट में देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंगली इफ द एंटिटी ऑपरेशंस आर एक्सपेक्टेड टू कम एन एंड, ठीक है, the entity needs to make a judgment as to whether it's realistic possible to continue or not. In case the entity determine that there is no realistic alternative for continuing the business preparation of the financial statement 14-15, therefore thereafter the going concern basis is not appropriate। अब यहाँ पे सर एक और चीज है, जहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स अगर बोलूं मैं, गोइंग कंसर्न के बेसिस में, एक सबसे पहला, नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव इज अवेलेबल, यानी क्या, मेरा बिजनेस चल रहा है, यहाँ पे जैसे बिजनेस चल रहा है ना, यहाँ पे मेरा बिजनेस चल रहा है और ये बिजनेस मेरा बंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला मुझे, जो टेंडर था वो मिला ही नहीं। क्या ये कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है, क्या रियलिस्टिक अल्टरनेटिव वुड बी अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो उसको उसमें ट्रांसफर करूंगा और गोइंग कंसर्न अवेलेबल रहेगा। और कोई भी ऑप्शन है ही नहीं ऐसा, कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं टू कंटिन्यू माई बिजनेस, उस केस में मेरा गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेरा क्या होगा सर, अप्रोप्रिएट नहीं होगा, राइट। चलो आगे देखते हैं। ये कर लोगे, तुम्हारा इजी क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बताया था ना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की क्या है केस, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में हम क्या करते हैं, उसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानते हैं, और जो भी डिविडेंड्स पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट मानते हैं। और इंटरेस्ट हम टाइमली बेसिस में पे करेंगे, जब टाइमली बेसिस में पे करेंगे, जो ईयर जो जिस मंथ में पे करेंगे उस मंथ पे रिकग्नाइज कर लेंगे। तो इसका कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट वैसा कोई कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ये रेड कर लेना। देखो, सिंस द इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन टाइमली बेसिस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंड एस रिगार्डिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज नॉट रेलेवेंट फॉर द रिकग्निशन। देन आते हैं टेस्ट योर नॉलेज में। टेस्ट योर नॉलेज में कौन सा क्वेश्चन, ये तो इजी वाला है, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला भी इजी है, कोर्ट केसेस पढ़ा देता हूँ। एबीसी लिमिटेड इज अ लीगल सूट with GST department. Company gets the court order in its favor on 15th April X2।
तो फिर यहाँ पे लीगल सूट चल रहा है किसी के साथ, जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ, और यहाँ पे मेरा जो फेवर में कितना 15 अप्रैल को मेरे फेवर में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, और यहाँ पे रिड्यूस किया रहा, जो भी लाइबिलिटी है ना 31 मार्च X2 को जो लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा था वो रिड्यूस हो गया। अब मैनेजमेंट कंसिडर कर रहा है, is not consider sorry management has not considered the effect of transaction as that the event is favorable to the company's view is that favorable events after the reporting period date and not to be considered as it would hamper the realization of concept of accounting comment as on 10 इंडियस टेन एज पर इंडियस टेन। अभी सिंपल है सर, इंडियस टेन क्या बोल रहा है, इंडियस टेन के हिसाब से इवेंट्स दैट आर फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल, अनफेवरेबल दोनों भी, फेवरेबल भी और नॉन अनफेवरेबल दोनों भी इवेंट्स हमारा एडजस्टिंग होगा। तो मैं बताऊं तो मेरा डेफिनेशन में ही यही लिखा होगा, डेफिनेशन में लिखा होगा देखो यहाँ पे, इवेंट्स, दोज इवेंट्स विच आर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल दोनों भी, दैट अकर बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड, दोनों भी मेरा एडजस्टिंग होगा। तो फिर यहाँ पे जो ना कंपनी कंसिडर जो कर रहा है फेवरेबल इवेंट शुड नॉट बी एडजस्टेड, वो मेरा गलत है, इट शुड बी एडजस्टेड। ठीक है, इट शुड बी एडजस्टेड, राइट, समझ गया। इन्वेंटरी वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, देख लो, इजी है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एलडीआर मार्क किया। क्यों सर, यहाँ पे क्या है, सीन क्या है, हमने क्या किया सर, कोई तो एक कंस्ट्रक्शन चालू किया, कंस्ट्रक्शन चालू किया, और कंस्ट्रक्शन चालू करने के बाद वहां पे मुझे एक रॉकी सरफेस मिला, कंस्ट्रक्शन चालू किया और सब्सिक्वेंटली मुझे क्या किया, रॉकी सरफेस मिला। अब ये जो रॉकी सरफेस मिला है, इसके लिए मेरा एडिशनल 50 लाख का एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा, एडिशनल 50 लाख से एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा। तो फिर उस केस में क्या है सर, क्या ये 50 लाख जो एडिशनल होगा ये एडजस्टिंग होगा, नॉन एडजस्टिंग होगा? तो इंडिया सिंपली बोल रहा है कि ये जो रॉकी सर्विस है ना वो अभी नहीं आया ना, ये तो पहले से आ रहा है, तुमने कंस्ट्रक्शन अभी चालू किया है, तो है ना रॉकी सर्विस पहले से था, तुम्हें अभी पता चला है, तो फिर यहाँ पे पहले रॉकी कंडीशन एज ऑन 31 मार्च एग्जिस्ट करता है, और इसका जो है ना 50 लैक्स वुड बी कंसिडर्ड एज एडजस्टिंग इवेंट, राइट, कंसिडर्ड एज एडजस्टिंग इवेंट, उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, रीड कर लो। और एलडीआर क्वेश्चन है, तुमको लग सकता है सर ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट होना है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऐसा लॉजिक लगना है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मुझे नहीं पता था, बट रॉक एग्जिस्ट कर रहा था वहां पे, रॉक अभी ये नहीं हुआ, मतलब आज आज के आज नहीं हुआ, आया है रॉक, पहले से ही था, पहले ही था, मतलब कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था, और ये मैं हम क्या करेंगे, एडजस्टिंग इवेंट मान लेंगे, तो एडजस्टिंग इवेंट मान लेंगे सर, ये रीड कर लेना, राइट। ये अपना ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा, एक बार ये क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ए लिमिटेड was required to pay the penalty for the breach in the performance of the contract. A Limited believed that the penalty was payable at the lower amount. ए को लग रहा था कि पेनल्टी लोअर पे करना था देन द अमाउंट डिमांडेड बाय अदर पार्टी। ए लिमिटेड क्रिएटेड अ प्रोविजन फॉर द पेनल्टी, पेनल्टी के लिए प्रोविजन क्रिएट किया सर, बट आल्सो अप्रोच द आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर यानी क्या है सर, इट इज सिमिलर टू कोर्ट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अवार्ड अवार्ड डिक्लेयर किया जाता है, यानी क्या, किसके फेवर में, ये कोर्ट से छोटा समझ लो, विद द सबमिशन दैट द केस मे बी डिसमिस्ड विद द कॉस्ट। A Limited prepared the financial statement for year 11 and 12 which were approved on July 12 को अप्रूव किया है। अब आर्बिट्रेटर जून 12 को अवॉर्डेड द केस इन फेवर ऑफ ए लिमिटेड, तो मेरा अप्रूवल कब है सर, 12 को, बट जून 12 को क्या हो रहा है सर, मुझे अवार्ड मिल गया, यानी क्या, मेरा कंडीशन एक्सेस कर रहा था 31 मार्च को, राइट, बस मुझे केस जो है ना, केस का कंक्लूजन कब, जून को मिला, बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो एडजस्टिंग इवेंट होगा, right? As a result, the award of arbitrator, the provision earlier made of A Limited was required to reduce. Simple. The arbitrator also decided that the cost in this case should be borne by the other party. क्या क्या है, आर्बिट्रेटर क्या क्या है, डिसाइड किया है कि जो अदर पार्टी है ना, अदर पार्टी को भी कॉस्ट बोलना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा ऑफ दैट केस, राइट। अब वो कॉस्ट जो है ना, सिंपली ए लिमिटेड के लिए क्या होगा, कॉन्टिजेंट एसेट, राइट, कॉन्टिजेंट एसेट यानी क्या, कि मुझे कैश मिला, मतलब अभी तक मिला नहीं, बट मिलने वाला है इन फ्यूचर, मिलने वाला है इन फ्यूचर, अब तक कोर एविडेंस मैंने एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर इस केस में इसको कॉन्टिजेंट एसेट मानेंगे, और कॉन्टिजेंट एसेट का यहाँ पे डेफिनेशन दे देंगे, और आगे क्या कंक्लूड करेंगे, अब जब कोर्ट आर्बिट्रेटर, किधर है आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दे दिया, क्या दे दिया डिसीजन, कि यहाँ पे अदर पार्टी भी क्या करेगा, कॉस्ट बेयर करेगा, तो फिर इस केस में यही है ना मेरा कोर एविडेंस, बराबर। यहाँ पे आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे कोर एविडेंस क्या है, आर्बिट्रेटर क्या है, आर्बिट्रेटर जो है ना, केस का ये दे दिया कंक्लूजन की जो कॉस्ट है वो बेयर करेगा कौन, अदर पार्टी एज वेल, अदर देन ए। तो फिर उस केस में ये जो कॉस्ट है, मेरा कोर एविडेंस है यहाँ पे कि आर्बिट्रेटर ने बोल दिया, तो फिर यहाँ पे मेरा जो कॉन्टिजेंट एसेट है उसको रिकॉग्नाइज कर लूंगा।
यहाँ पे देख लो, ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ contingent asset should be recognized in the financial statement कब? Period in which the realization of asset and the related income virtually certain. In the instant case, the recovery of the cost became certain when the arbitrator decided the award in financial year 12-13. Arbitrator decide कर लिया तो फिर कर लेंगे. Accordingly, the recovery of the cost should be recognized in 12-13. Right? समझ लिया? एक बार रीड कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा. इजी है क्वेश्चन. सिक्स वाला भी इजी है क्वेश्चन, ये भी कर लोगे. अच्छा, मुझे सिक्स वाला कराना है, बाकी का तुम कर लोगे. सिक्स वाला क्यों कराना है सर? इसमें क्या हो रहा है, इसमें ड्यूटी ड्रॉबैक के केस है. ड्यूटी ड्रॉबैक यानी क्या? हमें 15 डेज में अप्लाई करना था ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए. उसके बाद हमने क्या किया, अप्लाई किया, तो फिर यहाँ पे जो ड्यूटी ड्रॉबैक जो है वो किसके हाथ में, डिपार्टमेंट के हाथ में. क्वेश्चन रीड कर लेते हैं ना. द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग प्रोसेस कंट्रोल इक्विपमेंट्स इज एंटाइटल्ड टू ड्यूटी ड्रॉबैक. ड्यूटी ड्रॉबैक को एंटाइटल्ड है इफ इट एक्सीड्स अ स्पेसिफिक टर्नओवर अबव अ स्पेसिफाइड लिमिट. स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर गया तो फिर उस केस में क्या होगा सर, मेरा ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा. टू क्लेम द ड्यूटी ड्रॉबैक द कंपनी नीड टू फाइल application within 15 days. 15 days में क्या करना पड़ेगा सर, मुझे application फाइल करना पड़ेगा for the specific turnover. If the specific application जो application is not filed within the stipulated time, the department has the discretionary power of giving the duty drawback credit. यानी क्या, अगर हमने लेट फाइल किया तो फिर इस केस में कंपनी के हाथ में है सर, क्या कंपनी के हाथ में की ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करने के लिए. फॉर द फाइनेंशियल ईयर 11-12 the company has exceeded the specified turnover by the end of the reporting period, but the application for the drawback इज फाइल्ड ऑन 20 अप्रैल. यानी क्या सर, 15 डेज के बाद जो है ना, मैंने क्या किया, फाइल किया. 15 डेज के बाद अगर मैंने एप्लीकेशन फाइल किया तो फिर इस केस में कंपनी के हाथ में है. किसके हाथ में, कंपनी के हाथ में, कि वेदर टू गिव दी ड्रॉबैक और नॉट. ड्यूटी ड्रॉबैक यानी रिफंड है, सिंपली ऐसे समझ लो. ड्यूटी ड्रॉबैक हैज बीन क्रेडिटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑन 28 June 2012 and the financial statements have been approved by the board of directors on 26 July 2012. Whether the duty drawback credit should be an adjusting event. तो फिर ये जो adjusting event है क्या नहीं, वो कंसिडर करना है. अब सिंपली यहाँ पे सर, मेरा यहाँ पे सिंपली ये कंसिडर करना है, मेरा यहाँ पे 15 डेज में एप्लीकेशन फाइल हुआ है या नहीं. अगर 15 डेज में एप्लीकेशन फाइल हुआ है तो फिर उस केस में क्या कर, ये एडजस्टिंग इवेंट कंसिडर कर सकता था आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड दिया होगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे ये हो रहा है सर कि मैंने फाइल किया है एप्लीकेशन आफ्टर 15 डेज, मेरा एप्लीकेशन आफ्टर 15 डेज हो रहा है. और सेकंड चीज, यहाँ पे जो रिफंड है, रिफंड किसके हाथ में है, डिपार्टमेंट के हाथ में है. तो फिर यहाँ पे आफ्टर 15 डेज मैंने फाइल किया और रिफंड किसके हाथ में, मेरे डिपार्टमेंट के हाथ में. इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी मुझे रिफंड मिलेगा, जो भी मुझे रिफंड है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन कॉन्टिजेंट असेट. अब यहाँ पे कॉन्टिजेंट असेट क्या है, ये इंडेस 37 में देखेंगे. इंडेक्स 37 में देखेंगे कॉन्टिजेंट एसेट क्या है. बट यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इतना कंसिडर करेंगे, ये कॉन्टिजेंट एसेट है. क्यों सर, डिपार्टमेंट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है. किसके हाथ में, डिपार्टमेंट के हाथ में है. उसके लिए इसको क्या करेंगे सर, हम कंसिडर करेंगे कॉन्टिजेंट एसेट. देखो, अकॉर्डिंगली द ड्यूटी ड्रॉबैक क्रेडिट इज अ कॉन्टिजेंट एसेट एज एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड विच मे बी रियलाइज इफ द डिपार्टमेंट क्रेडिट द सेम. अगर डिपार्टमेंट क्रेडिट करता है तो ही करेंगे. अब यहाँ पे जब भी मुझे डिपार्टमेंट क्रेडिट करेगा उस ईयर में मैं क्या करूंगा, कंसिडर कर लूंगा. राइट, जिस ईयर में मुझे क्या बोलते हैं, जिस ईयर में मेरा क्रेडिट होगा, मेरा ड्यूटी ड्रॉबैक, उस ईयर में मैं कंसिडर कर लूंगा ड्यूटी ड्रॉबैक. तो फिर यहाँ पे ये जो इवेंट है ना, एज ऑन कब है मेरा पीरियड 11-12, दिस वुड बी नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट फॉर 11 एंड 12. सब्सिक्वेंटली जब भी मिलेगा तब भी रिकग्नाइज कर लूंगा ड्यूटी ड्रॉबैक. देखो, फॉर द फाइनेंशियल लेवल 12 should be recognized as an asset and related income should be recognized in the reporting period in which the change occurs in the period in which the realization becomes virtually certain, that is 12 and 13. That is 12 and 13, यानी जब रिसीव होगा तब मैं रिकग्नाइज करूंगा. फॉर 11-12 ये कॉन्टिजेंट एसेट मैं रिकग्नाइज करके रखूंगा. फॉर 11-12 कॉन्टिजेंट एसेट रिकग्नाइज करके रखूंगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस। चलो, क्वेश्चन नंबर, एक ही मिनट बचा यार. एक और न्यू सेशन क्रिएट करते हैं भूमि, उसमें कवर कर लेंगे ये. यस, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं. क्या हो रहा है, एबीसी लिमिटेड डिमांड रिसीव किया है on 15 June to the X2 for an additional amount of 28 lakhs from the excise department on the account of higher excise duty levied by the excise department compared to the rate at which the company was creating the provision and depositing the same in respect of transaction related to the X1 and X2. X1 and X2 में कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है सर. अब उसके रिलेटेड जो है ना, डिमांड रिसीव किया है. कब रिसीव किया है, ये डेट याद रखना.
15 जून X2 को मैंने रिसीव किया है। ठीक है। उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव कब हुआ? 10 अगस्त को X2 को। ये इंपॉर्टेंट डेट है, कब अप्रूव किया? 10 अगस्त X2 को। ओके। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है? In July X2, the company has appealed against demand for 28 lakhs and the company has expected that the demand would be settled for 15 lakhs only. यानी क्या? मुझे डिमांड रिसीव हो गया। अब डिमांड रिसीव हो गया 15 जून को। और मैंने अपील किया जुलाई में, क्या करके कि डिमांड 28 लैक्स के अलावा मेरा जो एस्टिमेटेड सेटलमेंट कब होगा, कितना होगा? 15 लैक्स के लिए। अब आगे क्या बोल रहा है? शो हाउ द इवेंट विल बी बियरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स X1 X2 whether these events is adjusting non adjusting event and explain the treatment accordingly. सिंपल है, यहाँ पे टाइमलाइन लेके बताता हूँ। 1 अप्रैल X1, 31 मार्च X1। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था सर? यहाँ पे जो है ना, कुछ ट्रांजेक्शन किया था। क्या ट्रांजेक्शन? यहाँ पे कुछ प्रोविजन बना के रखा था और डिपॉजिट भी करते रहा था, प्रोविजन भी बना के रहा था। यहाँ पे देख लो ना, on the account of higher tax duty levied by the excise department compared to the rate at which the company was creating provision and depositing the same in the transaction for related to financial year 1 and 2। बराबर यही है ना, हो रहा था। बट यहाँ पे कब आया? 15 जून X2 को क्या है सर? मुझे डिमांड आया यहाँ पे। बराबर यहाँ पे डिमांड आया। तो ये डिमांड जो है ना, डिमांड ये इस ईयर का है ना, डिमांड इस ईयर का है ना, जहां पे मेरा ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या बताओ, यहाँ पे कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था क्या? यस सर, इंडिया स्टैंड के हिसाब से कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के रिलेटेड मुझे डिमांड आया है। देन नेक्स्ट थिंग क्या है? मैंने अपील किया। मैंने अपील किया कोर्ट को कि जो डिमांड है 28 लैक्स का, इतना नहीं होना चाहिए, मेरा सेटलमेंट होगा 15 लैक्स का। राइट। तो फिर क्या बताओ, ये वाला जो है ना 12 को, ये एडजस्टिंग इवेंट है क्या? हाँ सर, एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था एज ऑन 31 मार्च X1। राइट, कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था, उसके लिए ये एडजस्टिंग इवेंट है। अब आगे ये जो 28 लैक्स है और 15 लैक्स है, मुझे प्रोविजन किसके बेसिस पे बनाना पड़ेगा? इन दोनों में क्या कंफ्यूजन है? अगर मुझे लग रहा है कि 15 लैक्स में बनाना है, तो फिर मैं 15 लैक्स में ही मैं प्रोविजन बना के रहूंगा। पहला, ये एडजस्टिंग इवेंट है। सेकंड, ये 28 लैक्स का मुझे लाइबिलिटी डिमांड आया है, बट मुझे लग रहा है कि 15 लैक्स का है, मुझे पे करना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? 15 लैक्स का ही प्रोविजन बना के रखेंगे। यहाँ पे इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड का क्या है सर? डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन रीड कर लेना। अब डेफिनेशन के बाद यहाँ पे कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन देख लो। इन द इंस्टेंट केस द डिमांड नोटिस हैज बीन रिसीव्ड ऑन 15 जून आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स which is between the end of the reporting period and the date of approval of the financial statements। बराबर। Therefore, it is an event after the reporting period। After the reporting period event है। This demand for an additional amount has been raised because of higher rate of tax excise level by the excise department in respect of the goods already manufactured during the reporting period। यानी क्या, मैंने previous financial year में already goods जो है ना मैन्युफैक्चरिंग करके रखा है, तो फिर यहाँ पे जब मैन्युफैक्चर किया है, तो फिर उस केस में कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था। Accordingly, the condition exists कर रहा था as on 31st March X2, as the goods have been manufactured during the reporting period on which the additional excise duty has been levied and this event has been conferred by the receipt of demand notice। राइट। therefore adjusting event होगा। अब लग रहा है मुझे 37 के हिसाब से प्रोविजन जो है ना, प्रोविजन इंडिया 37 के हिसाब से करेंगे। द कंपनी शुड मेक द प्रोविजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द 1 and 2 एट द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड। अपने को क्या लग रहा है बेस्ट एस्टिमेट? 15 लैक्स। तो फिर ये 15 लैक्स का मैं क्या करूंगा सर? प्रोविजन बना के रखूंगा। राइट, इसका प्रोविजन बना के रखूंगा। ठीक है। अब मेरा सर यहाँ पे कौन सी क्वेश्चंस बचे हैं? आरटीपी नवंबर 24 का एंड मई 24 का। चलो, बिफोर दैट जो हमने इंडिया स्टैंड के क्वेश्चंस किया था, यहाँ पे किया था ना। हाँ, तो मैं एक बार नवंबर 24 में लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट जो है ना, लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स के बेसिस में एक केस स्टडी आया था, वो दिखा दूं, तो तुम्हें एक कंफर्ट आ जाएगा कि जो भी हमने पढ़ा है वो सही पढ़ा है। यहाँ पे देख लो, केस स्टडी नंबर 2 जो था वो इसी के रिलेटेड था। किसके रिलेटेड? लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट्स। तो देख लो, प्लैनेट लिमिटेड is a multinational company engaged in the business of manufacturing of various products of different segments. One of the segments is manufacturing of agriculture equipment।
कंपनी रेस्ड अ टर्म लोन ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ का क्या किया सर, यहाँ पे टर्म लोन रेस किया है फ्रॉम द नेशनलाइज्ड इंडियन बैंक एंड टू परचेज सर्टन प्लांट एंड मशीनरी फॉर द एग्रीकल्चर सेगमेंट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च टू 2023। ठीक है। द लोन इज रिपेबल ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल तक पे करना पड़ेगा। जब 5 साल तक पे करना पड़ेगा सर, ये नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटी, सॉरी 5 साल तक पे नॉन करंट लाइबिलिटी है, राइट। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग समझ लो। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, द लोन इज रिपेबल ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। द टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि उनका जो करंट रेशियो है वो इतना होना चाहिए एंड डेट इक्विटी रेशियो 1:2 होना चाहिए, राइट। अगर ये कोवेनेंट्स अगर नहीं करते हैं, यानी मेंटेन नहीं करते, तो फिर उस केस में बैंक क्या कर सकता है, रिकॉल कर सकता है लोन को। ठीक है सर। अनपेड लोन एज ऑन 31 मार्च X4 24 वॉज 85 lakhs। 85 lakhs का अनपेड लोन था। करंट रेशियो ऑफ प्लैनेट लिमिटेड वॉज 0.9:1 और डेट इक्विटी जो है ना 0.6:5। मेंटेन कितना करना चाहिए था, इतना, बट मेंटेन कितना किया, इतना। तो फिर उस केस में क्या होगा सर, उस केस में जो है ना लोन ऑन डिमांड रिपेबल हो जाएगा। ठीक है। ऑन द अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ द टर्म्स द फाइनेंशियल कंपनी वर अप्रूव्ड एंड साइंड ऑन 15 मई 2024। ठीक है। 2024 में क्या होगा सर, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुआ। आफ्टर द रिफिटिंग रिसीविंग द नोटिस द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी कॉन्टैक्टेड द बैंक एंड ensured टू रेक्टिफाई द ब्रीच। कॉन्सिक्वेंटली ऑन 28 मई 2024। तो मेरा अप्रूवल कब हुआ था, ये चेक कर लो। अप्रूवल मेरा 15 को हुआ था, 15 मई 2024 को। बट यहाँ पे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव तो 15 को हुआ था। मेरा अप्रूवल कब हुआ, अप्रूवल ऑफ द कोवेनेंट्स, जो भी कोवेनेंट्स का अप्रूवल आया 28 मई को। सो सर यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड क्या हो रहा है, यहाँ पे अप्रूवल आ रहा है ना, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग ने, मेरा जो है ना आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे अप्रूवल हो रहा है फॉर द ब्रीच। तो यहाँ आगे देख लो, द बैंक agreed not to recall the loan and allowed the company to achieve the contracted current and debt equity ratio by the year ending 31st March 2025। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने बनाया था ना, अच्छा यहाँ पे बना लेता हूँ, तुम्हारे लिए बना लेता हूँ मैं, देख लो। 31 मार्च, यहाँ पे जो भी कोवेनेंट्स है वो ब्रीच हो गए, राइट। मेरा जो भी कोवेनेंट्स है वो ब्रीच हो गए। मेरा अप्रूवल कब आ गया, अप्रूवल आ गया 15th, 15th 15 मई को मेरा अप्रूवल आ गया, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। फिर उसके बाद सर आगे देखो, तो मेरा यहाँ पे 28, आई गेस 28 ही है ना, हाँ 28 ही है। तो 28 मई को मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है सर, यहाँ पे हो रहा है अप्रूवल ऑफ द कोवेनेंट्स, यानी अप्रूवल फॉर मेंटेनिंग द रेशियो इन सब्सिक्वेंट ईयर। यानी सर ऑन डिमांड नहीं बोलेंगे, ऑन डिमांड लोन विल नॉट बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड। ठीक है। यहाँ पे कब हो रहा है, ऑन, और 28 में। अब एक और चीज यहाँ पे देखने गए, 31 मार्च को मेरा कोवेनेंस ब्रीच हो गया, तो फिर यहाँ पे मैं किस में दिखाया सर, यहाँ पे मेरा करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में दिखाया होगा, राइट। मेरे करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी में दिखाया होगा। जब मेरा करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में ये दिखाया है ऑलरेडी, राइट, ऑलरेडी दिखाया है, अप्रूवल हुआ है मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 15 को। बट जो कोवेनेंट्स का अप्रूवल जो है ना, यानी अगर ऑन डिमांड रिकॉल नहीं करेगा 28 में को, मेरा इंडिया स्टैंड के हिसाब से, मेरा इंडिया स्टैंड के हिसाब से फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग पीरियड है इज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बीच में अप्रूवल आया क्या, नहीं सर, अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद आया। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो, आफ्टर नेगोशिएशन with the national bank how will the long term loan has been classified in the financial statement for the year 31st March X4 2024। तो फिर यहाँ पे सर, यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि लॉन्ग टर्म लोन मेरा नेगोशिएशन के बाद 31 मार्च में कैसा दिखेगा। देखो नॉन करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो नहीं दिखेगा ना, क्यों, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अप्रूवल हुआ है वो 15 को हुआ है। बट यहाँ पे जो कोवेनेंट्स का अप्रूवल है, कोवेनेंट्स इन द सेंस जो रिकॉल हुआ, नॉन रिकॉल मतलब रिकॉल नहीं करेंगे, जो भी लोन है डिमांड में रिकॉल नहीं करेंगे, वो 28 में को हुआ था। तो फिर यहाँ पे जो भी दिखेगा वो दिखेगा करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी में, ये वाला।
दिस वुड बी माय राइट आंसर। ये मेरा क्वेश्चन आया था एमसीक्यू 2 मार्क्स का। इजी क्वेश्चन था, बस तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था। राइट। तो एक काम करता हूँ, ये जो है ना कौन सा वाला, RTP 24 और May 24 का जो क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन क्या सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा, क्योंकि उसमें डिटेल में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हड़बड़ी भी ना को, डिटेल में सॉल्व करेंगे और उसका जो है ना वीडियो सेपरेटली अपलोड करूंगा। होप सो यू अंडरस्टूड दिस ईच एंड एवरीथिंग। मैंने कंसेप्ट भी कवर किया है, क्वेश्चंस भी कवर किया है, और मैंने एग्जाम का एक क्वेश्चन था एमसीक्यू वो भी कवर किया है। तो फिर यहाँ पे ये मेरा होता है इंडिया स्टैंड का रिवीजन का समाप्त। होप यू लाइक्ड इट। इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर्स, डू सब्सक्राइब दी चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट दी नोटिफिकेशन, और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। एंड ये वीडियोस तुम्हें हेल्पफुल हो गए। राइट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे।